आइए दोस्तों, आज हम जो है भाग 8 के अंतर्गत यानी पार्ट 8 के अंतर्गत जो है हम हिंदी शिक्षण को पढ़ रहे थे। और आज इसी पार्ट 8 के अंतर्गत यानी भाग 8 के अंतर्गत हम जो है व्याख्यान विधि को पढ़ने वाले हैं। और व्याख्यान विधि पर ही जो है डिस्कस करेंगे कि इसमें किस प्रकार से हिंदी शिक्षण के अंतर्गत जो है व्याख्यान विधि का एक महत्व है, किस प्रकार से इसमें परिभाषाएं हैं और क्या विशेषताएं हैं, इसी को हम आज डिस्कस करेंगे, समझेंगे। ये कहीं ना कहीं जो है सीटेट, यूपीटेट, यूकेटेट में जो हिंदी का जो पेपर होता है उसमें एक महत्वपूर्ण होता है। कहीं ना कहीं प्रश्न की प्रकृति जो है व्याख्यान विधि में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत से भी बनती है। तो इसी को आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम व्याख्यान विधि की परिभाषा को समझते हैं, डेफिनेशन को समझेंगे। तो अगर हम व्याख्यान विधि की परिभाषा या डेफिनेशन को समझें, इसमें क्या है, जिस विधि में अध्यापक विभिन्न उदाहरणों या दृष्टांतों के माध्यम से किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करता है उसे व्याख्यान विधि कहते हैं। यानी एक ऐसी विधि होगी जिसमें अध्यापक जो है विभिन्न उदाहरणों यानी एग्जाम्पलों या दृष्टांतों के माध्यम से किसी एक ऐसा विषय वस्तु को जो है स्पष्ट करेगा और उसी को हम क्या कहेंगे, व्याख्यान विधि कहेंगे। ये व्याख्यान विधि जो है आपका प्रवचन हो सकता है, भाषण के रूप में भी हो सकता है। और इसके अगर अन्य नाम की अगर हम बात करें, कभी कभी जो है एग्जाम में जो है व्याख्यान विधि को जो है दूसरे नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसके अन्य जो नाम है वो प्रवचन विधि है, भाषण विधि है और प्राचीनतम विधि है। तो ये ध्यान रखना है। अगर वहीं आगे अगर हम बढ़ें तो व्याख्यान विधि की कुछ परिभाषाएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से है ना, सीटेट, यूटेट या यूकीटेट की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं व्याख्यान के अंतर्गत से। तो इसी को हम आज डिस्कस करेंगे। थॉमस एम रिस्क ने जो है एक परिभाषा दी थी और परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो व्याख्यान उन तथ्यों, उदाहरणों या सिद्धांतों या प्रत्ययों का समुच्चय समूह है जिनके बारे में अध्यापक चाहता है कि उसे सुनने वाले उन्हें समझें। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि व्याख्यान वह तथ्य हैं जिसमें उदाहरण भी होंगे, सिद्धांत भी होंगे, है ना, और या प्रत्यय का कुछ ऐसा समूह होगा जिसके बारे में अध्यापक जो है उनको सुनाएगा और सुनने वाले उसको कहीं ना कहीं ठीक प्रकार से वो समझ जाएंगे। तो ये परिभाषा इन्होंने दी हुई है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो वाइनिंग ने परिभाषा दी है। वाइनिंग ने कहा है कि व्याख्यान विधि बड़ी कक्षाओं में विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाली एक व्यवहारिक विधि है। वाइनिंग ने एक परिभाषा दी है। वो कह रहे हैं कि व्याख्यान विधि एक ऐसी विधि है जो कहीं ना कहीं जो है बड़ी कक्षाओं की जो है को करने के लिए जो है, स्पष्ट करने के लिए जो है, उनकी विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए क्या है, एक व्यवहारिक विधि के रूप में है। तो वहीं ब्राउन के अनुसार है, ब्राउन भी एक बड़े शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने भी जो है व्याख्यान के ऊपर एक परिभाषा, डेफिनेशन दी हुई है। वो कह रहे हैं कि जिस विधि में अध्यापक किसी विषय को रोचक भाषण के माध्यम से विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत करता है उसे व्याख्यान विधि कहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा दी है। कहते हैं कि एक ऐसी विधि को जो है अध्यापक उसका इस्तेमाल करेगा या प्रयोग करेगा, वो कहीं न कहीं जो है उस विषय में क्या होगा, रोचक भी होगा, वो भाषण के माध्यम से जो है विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत भी करेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, कहा है ब्राउन ने, व्याख्यान विधि कहते हैं। अब जो है फ्रोवेल भी जो है बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री हैं, खेल विधि के जनक भी माने जाते हैं। कभी कभी प्रश्न की प्रकृति में जो है इस प्रकार से भी बन सकती है। तो ध्यान रखना है कि खेल विधि के जनक भी जो है क्या हैं, फ्रोवेल हैं। तो इन्होंने एक परिभाषा दी है। वो कह रहे हैं कि व्याख्यान का मौखिक रूप से जो है प्रभावशाली स्पष्टीकरण ही है ना। व्याख्यान कह रहा हूँ, व्याख्यान एक ऐसा तथ्य है जिसको हम मौखिक रूप से जो है उसको प्रभावशाली के रूप में स्पष्टीकरण करते हैं। अब हम जो है थोड़ा सा जनक या प्रवर्तक की अगर हम बात करें तो व्याख्यान विधि के जो प्रवर्तक हैं या प्रवर्तक हैं या जनक हैं, वो कहीं ना कहीं कौन है, सुकारात हैं। व्याख्यान विधि के चरण, पद या सोपान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न की प्रकृति जो है बन सकती है। तो अगर हम इसमें देखें तो व्याख्यान विधि का जो पहला है वो है प्रकरण या विषय वस्तु या चयन निर्धारण करना। फर्स्ट क्या होगा, किसी प्रकरण को या किसी विषय वस्तु को हम क्या करेंगे, चयन करेंगे या उसका निर्धारण करेंगे। किसके अंतर्गत, व्याख्यान विधि के अंतर्गत। दूसरा क्या होगा, अध्यापक द्वारा जो है व्याख्या बनाना, यानी टीचर जो है व्याख्यान के अंतर्गत जो है किस प्रकार से उसकी व्याख्या बना सकता है। तीसरा अगर हम देखें तो प्रस्तुतिकरण या व्याख्यान देना, उसको आप जो है किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं या किस प्रकार से उसको व्याख्या दे रहे हैं, ये भी इसमें अंतर्गत जो है चरण या सोपान के अंतर्गत होगा। अब प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम देखें तो कुछ इसके पार्ट हो जाते हैं। जैसे पहला कि पूर्व ज्ञान की जांच करना, है ना। दूसरा है कि उद्देश्य को निर्धारित करना। तीसरा है कि विषय वस्तु की रूपरेखा को बनाना। और चौथा है उदाहरण या दृष्टांतों के आधार पर जो है स्थान देना। तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है।
वहीं आगे हम देखें अगला तो सारांश प्रस्तुत करना, चौथा सारांश प्रस्तुत करना, और पांचवें है मूल्यांकन। अब मूल्यांकन आपका मौखिक भी होगा और लिखित भी हो सकता है, किसके अंतर्गत, व्याख्यान के अंतर्गत, तो इसको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम देखें ब्राउन ने व्याख्यान के जो है 5 भेद माने हैं। एक ब्राउन बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री हैं, तो उन्होंने व्याख्यान के अंतर्गत, हिंदी शिक्षण के अंतर्गत जो है 5 भेद माने हैं। तो पहला अगर हम देखें तो शास्त्रीय व्याख्यान है, दूसरा अनुक्रमित व्याख्यान है, तीसरा जो है समस्या केंद्रित व्याख्यान है, चौथा तुलनात्मक व्याख्या है, और पांचवा जो है शोध व्याख्यान है। तो कभी कभी प्रश्न की प्रकृति के रूप में पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है। ब्राउन ने जो है व्याख्यान के अंतर्गत जो है 5 भेद माने हैं, जो हमने ये अभी देखे हैं। वहीं आगे अगर हम देखें तो व्याख्यान विधि की जो है सफलता के लिए जो है आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं। अब एक व्याख्यान विधि को अगर हमने जो है उसको सफल बनाना है, एक अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुतिकरण करना है, तो उसके कुछ आवश्यक तत्व हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इसकी प्रकृति भी जो है परीक्षा की दृष्टि से बन सकती है। तो पहले अगर हम देखें तो अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। अगर व्याख्यान देना है तो कहीं ना कहीं टीचर्स को या अध्यापक को जो है एक प्रभावशाली व्यक्तित्व तो उसका होना ही चाहिए। दूसरा है अध्यापक के द्वारा जो है शब्दों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, है ना। टीचर्स के द्वारा जो है वो शब्दों का उच्चारण कहीं ना कहीं जो है शुद्ध होना चाहिए। तीसरा है मानक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, है ना। मानक भाषा जैसे ग्रामर वगैरह है तो उसका ठीक से प्रयोग करना चाहिए, किसके अंतर्गत, व्याख्यान के अंतर्गत। चौथा है अध्यापक द्वारा उचित उदाहरणों व दृष्टांतों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो क्या हो गए, व्याख्यान विधि के जो है कुछ आवश्यक तत्व हो गए। अब आगे हम देखेंगे व्याख्यान विधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, है ना, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो व्याख्यान विधि में जो है व्याख्यान की अवधि अधिकतम जो है 45 मिनट होनी चाहिए। 45 मिनट से ऊपर नहीं होनी चाहिए और इससे कम भी नहीं होनी चाहिए। तो अधिकतम कितना होना चाहिए व्याख्यान विधि में जो है 45 मिनट तो होना ही चाहिए। उसके बाद जो दूसरा है व्याख्यान विधि का प्रयोग जो है ऐतिहासिक विषय जैसे आत्मकथा, जीवनी आदि के लिए किया जाता है ना। जैसे हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम देखते हैं किसी लेखक ने लिखा होता है किसी आत्मकथा या जीवनी, है ना, तो कहीं ना कहीं उस पर जो है प्रकाश डाल सकते हैं। ऐतिहासिक विषय पर भी हम प्रकाश डाल सकते हैं, है ना। वहीं अगर हम देखें तो इस विधि का प्रयोग जो है उच्च माध्यमिक या उच्च कक्षाओं के लिए किया जाता है ना। इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये प्राइमरी स्तर के लिए नहीं है बल्कि उच्च माध्यमिक व उच्च स्तर की कक्षाओं में ये प्रयोग किया जाता है। तो ये भी हमने जो है व्याख्यान से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हमने समझे, पढ़े। उसके बाद अगर हम देखते हैं व्याख्यान विधि के गुण, कभी कभी गुण की प्रकृति जो है प्रश्न की प्रकृति बन सकती है। तो इसको अगर हम देखें तो समय व धन की बचत, इसकी जो पहली जो गुण है, पहली जो विशेषता है वो कहीं ना कहीं समय व धन की बचत है। दूसरा जो है इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है व्याख्यान में, है ना। ये अगर कोई चीज़ को अगर प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें व्याख्यान दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। तीसरा इसमें क्या होगा, विषय वस्तु को स्पष्ट करने में पूर्णतः सक्षम है। अब विषय वस्तु अगर व्याख्यान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, वो व्याख्यान देने के लिए जो है पूर्णतः ही सक्षम होंगे। अब अगला जो है हम दोष देखते हैं। दोष की अगर हम बात करें तो शिक्षक केंद्रित व अमनोवैज्ञानिक विधि है ना। ये शिक्षक पर ही पूरे डिपेंडेंट जो है किस पर है, टीचर्स पर है, शिक्षक पर है, और कहीं ना कहीं जो है अमनोवैज्ञानिक विधि भी है। दूसरा है मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं है, और जो मंदबुद्धि के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये उतना अधिक उपयोगी नहीं माना जाता है। तो आगे अगर हम देखें, और तीसरा जो है अगला जो है प्रायोगिक विषयों के लिए भी उपयोगी नहीं है। जो प्रायोगिक विषय होते हैं उनके लिए भी ये उपयोगी नहीं है। और वहीं अगर अगला देखें तो छोटी कक्षाओं के लिए भी ये उपयोगी नहीं है। तो हमने आज जो है व्याख्यान विधि के अंतर्गत जो है व्याख्यान से संबंधित महत्वपूर्ण तत्वों को हमने पढ़े, व्याख्यान विधि के गुण को पढ़े, व्याख्यान विधि के दोष को हमने समझे, है ना, और व्याख्यान विधि के सफलता के लिए आवश्यक तत्वों को हमने जाना, है ना, और व्याख्यान विधि के प्रवर्तक को हमने जाना, व्याख्यान विधि के चरण पद सोपान को हमने जाना, और इससे पहले जो है व्याख्यान की परिभाषाएं और व्याख्यान के डेफिनेशन को हमने जो है आज समझा। तो कहीं ना कहीं एक वीडियो जो है आपकी सीटेट, यूटेट और यूपीटेट की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण हो सकता है हिंदी शिक्षण के अंतर्गत। तो ये हमने आज कोशिश की, तो इसको आप अच्छे से जो है समझ सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो सकती है।